बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हर लम्हा नई तब्दीली हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अरशद शरीफ साहब को। उस इंटरव्यू में बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है ये ज़रा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी बात भी बताता हूँ। साहब आप इस्तीफा दे दें। नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी तीन चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, मैं अभी ये जब कौम के सामने ये जब जाएंगे। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी मुझे अब इसका मतलब ये है कि मुलाकात तो होती रही है जनरल बाजवा साहब की और जनरल नदीम अंजुम साहब की। तो उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप इस्तीफ़ा दो, या दूसरा ऑप्शन कि आप अदम एतमाद से फेस करो, और तीसरा ऑप्शन कि आप इलेक्शन कॉल कर लो। अच्छा, अब बात यह है कि अगर तो उन्होंने अदम एतमाद के आने से पहले कहा तो फिर तो इलेक्शन वाला ऑप्शन है ना, और अगर नहीं तो फिर बाजवा साहब को भी पता था, आर्मी चीफ साहब को, कि ये इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, आप तो असम्बली तोड़ ही नहीं सकते, तो फिर इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो कल से अपोजिशन कह रही है कि आपने गिट्टे गोडे पकड़े हैं और आपने कहा है मुझे एनआरओ दिलवा दो और ये अदम एतमाद वापस लें तो मैं फौरी तौर पर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि अपोजिशन की वो बात ठीक है, या ये बात बहुत पहले हुई है। और अगर पहले हुई है, अगर ये पहले हुई और अपोजिशन ने कल वो जो है ना तजवीज़ रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा जी नहीं हम वापस तो नहीं लेते, अगर वापस लेंगे तो तब ये इलेक्शन फौरी तौर पर करा, इस स्टेज पे तो नहीं हो सकती वापस। अब या ये बहुत पहले हुई है, और अगर आप पहले हुई है बात और आपने कहा कि इलेक्शन तो बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर आपने क्यों नहीं करवाया, फिर फौरी तौर पे आप करवा लेते फिर। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जनाब मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया। कुछ अरसा पहले इन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था, और उसमें उस इंटरव्यू में क्या फरमाया था ज़रा वो भी थोड़ा सा सुन लें, आज सुन लें, फिर उसके बाद आप यूँ समझ लें आप ऐसे झूम उठेंगे। ये सुन लें नदीम मलिक साहब को क्या फरमाया था। जब इनके कंट्रोल में नहीं होती थी, इनको ये जमहूरी बन जाते थे। अब इनका प्रॉब्लम, अब देख लें, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। वजह तो बताएं कि कहते क्यों। मैं अब प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की, आप सीधे टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? किसकी जरूरत है मुझे कहे? किसकी ज़रूरत है मुझे कहे कि इस्तीफ़ा दें। नदीम मलिक साहब ने इंटरव्यू किया, वो नवाज शरीफ साहब पे टांट कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने वो कहा ना कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुझे आके कहा कि इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा तो उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन वो बता दिया था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, और ये बातें बहुत आम हुई थी, आपको मालूम है। तो कहते हैं कि इनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम जो है ना ज़हीरुल इस्लाम को उसी वक्त सैक करते, उसी वक्त। और मुझसे आगे उन्होंने सवाल कर लिया नदीम मलिक साहब, बहुत ही कोहना मशसाफी हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो आपसे कहे कि इस्तीफा, उन्होंने कहा मेरा इस्तीफा, मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं उसे कहूंगा कि आप इस्तीफा दें, मैं उसका इस्तीफा डिमांड कर लूंगा। आज खुद मान गए हैं कि मुझसे किसी ने इस्तीफा मांगा है, अपने मुंह से मान गए हैं कि इस्तीफा मांगा है, और फिर वो कह के अब इस्तीफा अगर मांगा है तो आपको डिमांड करना चाहिए था। आप मुझसे कर रहे हैं इस्तीफा, मैं तुम्हारा इस्तीफा डिमांड करता हूं, अभी इस्तीफा दो, जब मैं तुम्हें सैक करता हूं। तो हिम्मत करते आप फिर सैक करते। बड़ी बात, मैं आज आपको बहुत सारी बातें मैंने बतानी है। मैं आपको उस इंतशार के सारे ताने बाने बताने लगा हूं कि जो ये क्या करने जा रहे हैं, इनका खतरनाक प्लान क्या है, वो मैं आपको प्लान बताने लगा हूं, जरा रुकिएगा। बात ये है कि इन्होंने कुछ अरसा पहले, जो आज अमेरिका कर रहे हैं ना कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है,
अमेरिका का खुद सदर उस वक़्त का डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, ये आप कानों से सुन लें ज़रा। जब इमरान खान साहब उनसे मिलने के लिए गए, वो कह रहा है कि हमारा पहले तो कोई काम ही नहीं करता था आपसे पहले, बस आप जब से आए हैं तो हमारे सारे काम हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ये ज़रा सुन लें, ज़रा आज सुने और झूमते जाएं बस। Working for many years. The problem was Pakistan. This is before you. Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. And I tell you what, to be honest, I think we have a better वो कह रहे हैं कि आपसे पहले तो हमारा कोई काम ही नहीं करता था, आप आए तो हमारे सारे काम, वो तो पहले वाले तो थे ही खिलाफ हमारे। अब ये फरमा रहे हैं कि ये पहले वाले उनके गुलाम थे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो पहले वाले तो थे ही हमारे खिलाफ, वो तो हमारे कोई काम ही नहीं करते थे, बस आप आए तो आप हमारे सारे काम कर रहे हैं। आपने सुन लिया ना, डोनाल्ड ट्रंप का सुन लिया ना। अगर आपको एतबार नहीं है तो आप निकालें जनाब वो प्रोग्राम और सुन लें डोनाल्ड ट्रंप का। फिर उसके बाद खान साहब ने क्या फरमाया, ज़रा ये भी सुन लें, फिर उसके बाद मैं उस प्लान पे आता हूँ कि वो प्लान है क्या, वो जो गंदा प्लान बनाया जा रहा है इस अदम एतमाद को फेल करने के लिए, वो क्या है, खतरनाक प्लान है मुल्क के लिए, वो क्या है। लेकिन ये खान साहब ने ट्रंप साहब को क्या जवाब दिया, ज़रा वो सुन लें, फिर मैं उस प्लान पे आता हूँ। United States is vital for Pakistan. We have links which have gone back since Pakistan became independent. We've been fighting wars together. First, Soviet invasion of Afghanistan, Pakistan was a frontline state allied to the US, and then again the war on terror, which was after 9/11. So I look forward to my conversation. अब आप ज़रा थोड़ा सा इससे अंदाज़ा कीजिए। अब मैं क्या कहूँगा, मैं इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये मुबैना तौर पे मुनाफ़क़त है कि नहीं है। इधर आप दूसरी बातें कर रहे हैं, उधर बैठ के ट्रंप के सामने कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वाइटल फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए तो नागुज़ीर है, वो पाकिस्तान के लिए तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो हम मर जाएंगे। आप उधर ये कह रहे हैं, इधर आप कहते हैं कि हम अमेरिका की जंग में क्यों घुसे, आपने आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया, आपने ड्रोन हमलों पे अब तक नवाज शरीफ और जरदारी को निशाना बना रहे हैं, और उधर आप फरमा रहे हैं कि हम तो आपके फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे लड़े। आप देखें जो रशिया के खिलाफ जंग थी उसमें भी हम आपके साथ लड़े। वो देखें जनाब, ये जो वार ऑन टेरर है, वार ऑन टेरर, इसको अमेरिका वार ऑन टेरर कहता है, इसको यहाँ वाले पाकिस्तानी वार ऑन टेरर नहीं कहते, इसको अमेरिका ने नाम दिया था वार ऑन टेरर। इसका मतलब यह है कि जो वार ऑन टेरर है, जो वहां पर मरते रहे या जिन पे ड्रोन हमले होते रहे, आप ट्रंप साहब को बताओ कि इमरान खान उन्हें दहशतगर्द समझता है, और इधर आप दूसरी बातें करते हैं, आप कहते हैं कि हमने उनकी जंग में अपने आप को झोंका। ये साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, माशाअल्लाह। मैंने कहा कि मैं दलील से बात करूंगा, ऐसी कोई बात। अब आप आ जाएं कि प्लान क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि कल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि नकवी साहब बताएं क्या करने लगे हैं। आखिर आज इंटरव्यू में भी खान साहब ने कहा कि जी सरप्राइज देना है मैंने, और बहुत बड़ा इनको मैं सरप्राइज दूंगा, और वो सरप्राइज तैयार है, और संडे को आप देख लीजिएगा, और ये है वो है, इस तरीके से तो वो सरप्राइज देखेंगे। तो वो इसमें तो बहुत सारे पूछ रहे हैं भाई, कुछ परसेप्शंस है ना, कुछ थेरीज हैं, मैं वो सारी डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो ये है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई कोई सरप्राइज नहीं है, ये उसी तरह के सरप्राइज है जो वो ये कहते रहे ना कि जी हम तो ये कर लेंगे, मैं तो ये अगले 24 घंटों में एक ट्रम्प कार्ड खेलने वाला हूँ, बस मैं अगले 48 घंटों में ऐसा पत्ता खेलूंगा कि सारी गेम उलट जाएगी, अगले 10 घंटों में वो करने लगा हूँ कि सारे इत्तेहादी भी आ जाएंगे और सारे मुनहरिफ अरकान भी आ जाएंगे। एक तो थेरी ये है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, आप देखना कि ये इतवार तक ये इसी तरीके से फारिग हो जाएगा। कन्फर्म तो है इनको कि मैंने फारिग होना है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा इनका ये है कि जनाब ये जैसे असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया कि हम सारे पाकिस्तान में कल से एहतजाज करने लगे हैं और रैलियां निकालेंगे और पुरअमन निकालेंगे, और वो आपने देख लिया, मैंने पिछली वीडियो में महमूद खान का क्लिप भी चलाया, और वो कह रहे हैं जनाब कि रैलियां निकालें, इनकी फ़ोटो आप अगर ये रैलियां निकाल के उन मुनहरिफ अरकान के घरों पर जाते हैं और घेराव करते हैं और वहाँ से कोई टकराव होता है और कोई
खून खराबा होता है। इनका तो मकसद ये है ना कि कहीं कारकुनान टकरें, कहीं खून खराबा हो, कहीं पे इस तरह सा। अब जैसे MKM वालों को कह रहे हैं कि हम घेराव करेंगे, उन्होंने कहा अच्छा आप घेराव, हमारे 4 MNAs हैं ना, उनके घरों का करें, आपके 14 हैं, फिर हम उनके घरों का भी करेंगे। इनको यही घेराव चाहिए, इनको चाहिए ताकि ऐसे हालात मुल्क में पैदा हों ताकि हम इमरजेंसी नाफिज करें, कोई ना कोई बहाना बना के कि मुल्क में अब ऐसे हालात हो गए हैं कि अब इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, इस वजह से अदम एतमाद को आगे ज़रा थोड़ा सा कर दें। ये एक दूसरी थ्योरी चल रही है। तीसरी बात चल रही है जो बहुत ख़तरनाक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी उसका इशारा किया था, और IG के बारे में भी कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने भी जो है ना इस तरीके से वो करना, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने ख़त भी लिखा है और IG को ख़बरदार भी किया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को भी यानी सेक्रेटरी दाखिला को भी ख़बरदार किया है कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर दैट, अगर इस तरह से कुछ हुआ तो। अच्छा, उसमें फिर ये भी है कि ये कर क्या रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि आप कुछ अरकान पर, चाहे वो अपोजिशन के कुछ अरकान है, कुछ मुनहरिफ हैं, उन अरकान पर भी कोई बगावत टाइप का ना मुकदमा करें। और सुना है कि जनाब जल्द ही ये फवाद चौधरी साहब माशाअल्लाह वज़ीर कानून का वो कलमदान संभाल रहे हैं, और वो ये करेंगे कि जनाब वो कोई इस तरह का, इससे पहले कहते हैं कि फ़रोग नसीम साहब ने वो इनकार कर दिया था कि ऐसी शहादतें कमज़ोर होती हैं, इससे ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से आप नहीं करें, इससे मसाइल हमारे लिए पैदा होंगे। तो खैर उसको वो फिर वो तो रिज़ाइन कर गए, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब मैं करके दूंगा कि इन पर ना कि ये बैरूनी साजिशों के तहत अपने ही प्राइम मिनिस्टर या अपने मुल्क के खिलाफ ये बगावत कर रहे हैं, और बगावत का मुकदमा करो, और इस दौरान जो है ना अदम एतमाद से पहले कोई 5-10 इधर से तो 5-10 उधर से तो उठाओ, अपोजिशन के भी और दूसरे भी, ताकि कम अज़ कम जो वो दिन हो इतवार वाला तो इनके बंदे गायब करो मुकदमे बना के, और इस तरीके से इनके बंदे गायब करो, और गायब करके वो लम्हा तो भुगत जाए ना, फिर उसके बाद मुकदमे और अदालतें और वो सारा। मैं कहता हूं कि अपोजिशन को फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए और वहां जाके कहे कि जी हमें फौरी तौर पे पाक फौज की सिक्योरिटी मुहैया की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी वक्त किसी भी इदारे को कोई भी आर्डर दे सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अपोजिशन ऐसे बरह रास्त तो नहीं कह सकती, वो हुकूमत तो है नहीं और फौज को उनकी महतात तो है नहीं, और फौज भी इस तरीके से कोई अज़राए हमदर्दी को ऐसी तो बात को NGO तो है नहीं, वो मुल्क का एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अर्जेंट बेसिस पर एक पटिशन दायर करनी चाहिए इनके वकील को, और उन्हें कहना चाहिए कि जनाब विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमें थ्रेट्स हैं, हमें इस तरीके का खदशात हैं और हमें ये सारी सूरत हाल है, अब हमें फौज की जो है ना एक कुमक प्रोवाइड कर दी जाए, एक पूरी फौज की फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी दी जाए। उस फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत जो है ना हम जाके वोट डालें, उसके बाद बगावत नहीं, अल्लाह करे हम पे जो कुछ मुकदमे लगाते रहें, उसके बाद कोई मसला नहीं है। तो ये सूरत हाल इतनी खतरनाक तरीन है कि खान साहब अब देखें, आप इसको इतना लाइट नहीं लें, कोई भी, मैं तो कभी भी लाइट नहीं ले रहा। खान साहब को पता है, मुकम्मल उनको हक्कुल यकीन की हद तक यकीन हो गया है। पहले तो सुनते थे, फिर वो जनाब क्या जलसे करूंगा, उनके खान साहब ने सारे कार्ड खेले हैं, उनके सारे कार्ड बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, जलसे फेल हो चुके हैं। जलसे किस लिए करें, ये मैं आवाम में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, बड़ा मैं 10 लाख वाला जलसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया, रियासत मदीना, मैंने ये किया, वो भी मजहब कार्ड भी उस हिसाब से वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका, वो नहीं रुकी अदम एतमाद। फिर उसके बाद खत आया, खत का शोशा, वो छोड़ते छोड़ते इस तरीके से वो भी नहीं आया, वो भी नहीं रुकी अदम एतमाद। कोई मुनहरिफ नहीं आए, कोई अपोजिशन वाले भी, MKM ने आखिरी कील ठोक दिया, आखिरी ये इस तरीके से उनके जनाजे में, यूं समझ सियासी जनाजे में, सियासी ताबूत में एक जो है ना कील ठोक दिया, आखिरी कील MKM ने। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा जो है ना मसाइल पैदा हो गए। उसके बाद जनाब ये हुआ कि जी अब इन पर इस तरह के मुकदमात करो ताकि इनको किसी तरीके से पकड़ो। और अपोजिशन वाले, मैंने कहा था ना कि बार बार IG का कह रहे हैं कि जी अगर आपने ऐसा किया, और कुछ ने तो मुझे कहा है कि आप देख लीजिएगा, आप हमें आने दें, हम IG को ऐसी जगह ट्रांसफ़र करेंगे बलोचिस्तान, या ऐसे खुडे लाइन लगाएंगे और इसकी पूछगछ करेंगे। ये बिल्कुल आप ये देख लीजिएगा। उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सियाने लोग हैं, उनके पास कानूनदान भी हैं। मैं तो एक इस तरह से कर रहा था कि वो कानूनी और आईनी प्रोसेस है, उसको चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को पता
पता है कि मैं एक तरह से फारिग हो चुका हूं उस तहरीक के नतीजे में, क्योंकि कल आपने देखा कि अपोजिशन असेंबली के अंदर 175 अरकान ले आई है। डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं कि वक्फा सवालात किया, उन्होंने कहा जी सवाल करें, उन्होंने शाजिया मरी साहबा को उठाया, उन्होंने कहा जी आप स्पीकर साहब आप ये बता दें कि आप अदम एतमाद पर गिनती कब करवा रहे हैं। उन्होंने मरियम औरंगजेब साहबा को उठाया, उन्होंने कहा जी आप गिनती कब करवा रहे हैं। उन्होंने गालिबन वो रोहेल असगर साहब को उठाया, उन्होंने कहा जी गिनती करवाएं, आप अपनी जान भी छुड़वाएं। अब इनको ये तो कंफर्म हो गया है कि जब 175 आ गए हैं उनमें मुनहरिफीन भी शामिल नहीं थे जो मुनहरिफ अरकान हैं, तो हम तो फारिग हैं, ये तो पक्की बात है, हम फारिग हैं, ठीक है। अब उसको किस तरीके से सबूताज करना है भाई मेरे, आप अगर किस तरीके से सबूताज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप 2 हफ्ते और चल जाएंगे, हफ्ता और चल जाएंगे, आप किसी तरीके से उनको, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात और, ये मामला इतना आसान नहीं है और इतना सादा भी नहीं है। आज मैं देख रहा था राजा नासिर साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, ठीक है, वो एक अलामा साहब हैं और वो फरमा रहे थे कहीं पे कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और हम खुल के पूरे मुल्क में जो है ना अमेरिका के ख़िलाफ़, उनको भी अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज अब याद आ गया है, ठीक हो गया ना। तो मैं समझता हूँ कि बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे मोहरे, बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे और किरदारों के लिए काम कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत एहतियात से आपको बतानी पड़ती हैं और आप हैं कि आप हमें मजबूर करते हैं और बार बार मैसेज करते हैं, जितना बता दिया करूं फॉर गॉड सेक आप मैसेज ना किया करें, क्योंकि मुझे पता होता है कि कितना ये फिर कभी सही आपको मैं बता दूं ना जो सीने में राज हैं और जो जिस तरह की खबरें हमें पता है उससे एक यूं समझ रहे एक भूचाल आ जाएगा। लेकिन अब वो बात ये है कि कुछ चीजें तो हैं ना, कोई तो किरदार उनके पीछे भी हैं कि जो इस तरीके से उन्होंने उनको चाबी भरी हुई है और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो वो कौन है इस तरह से। इस वक्त जो सिपह सालार पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल बाजवा साहब जिस तरीके से फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि हमें कोई ऐसा भी सूरत हाल न करनी पड़े कि जिससे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई इस तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप हो जाए, वो उससे भी बच रहे हैं। कोई इंतशार भी ना हो, कोई तसादुम भी ना हो, कोई गैर कानूनी गैर आईनी स्टेप्स भी किसी को ना उठाने दें और एक आईनी और कानूनी जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो जाए। इस वजह से मैं इस ऐसे नहीं मैंने खिराज तहसीन पेश किया, मैं किसी की, आपने जफर नकवी को कभी नहीं देखा होगा कि किसी की कोई खुशामद करे या किसी को कोई नहीं। सर मेरा ईमान है अपना, जब मैं कन्विंस होता हूं तो तब मैं तारीफ भी करता हूं और जब मैं कन्विंस होता हूं तो तब मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं। और मैं कहता हूं कि जब मैं क्रिटिसाइज किसी को करता हूं तो फिर उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इस वक्त बहुत ज्यादा वो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अमन व अमान को कायम रखने की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना होने की, ना करने देने की, बहुत ही तसादुम हर किस्म का रोकने की, किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव को रोकने की, और ये सारी चीजें। तो अब बात यह है कि अब ऐसा तो नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब ये कर रहे हैं कि जी वो आए, वो मूव करें और वो जनाब स्टेप इन हो और मार्शल लॉ लगे। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि खान साहब इतने सादा नहीं हैं। खान साहब ये अगर इस तरह से कर रहे हैं तो खान साहब को भी पता है कि अगर एज अ लास्ट रिजॉर्ट खुदा न खास्ता ऐसी को मूव हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो और जमहूरियत डिरेल हो और सिस्टम डिरेल हो, मैं तो कहता हूँ आप सारे दुआ करें, लेकिन खान साहब को पता है कि खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो सबसे पहला बंदा उसके बाद जो अडियाला या मत जेल जाएगा वो मैं होऊंगा, फिर उसके बाद लाइन लग जाएगी। ठीक हो गया ना। उसके बाद आपको पता है कि क्या सूरत हाल होगी, वजीर मुशीर पता नहीं कौन कौन, वो सारा कुछ बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट फरा बीबी जो भी हैं, तो जिन जिन के ऊपर इल्ज़ामात हैं तो वो सब कुछ की लाइन लगेगी। एक बात दोस्तों, वो तो मुझे नहीं लगता कि इतने बहादुर नहीं है वो कि भाई वो ये वाला स्टेप करें कि यहाँ से उनको ये शक या खदशा या शायबा हो कि अगर मैंने ये कोई स्टेप उठाया या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव हुई या कोई इस तरह का मामला हुआ कि उनको एज अ लास्ट रिजॉर्ट आना पड़े, ये नहीं करेंगे। बाकी रही इमरजेंसी, उसमें भी हो सकता है। और मैंने आपको ये जो तीसरा ये वाला ऑप्शन आज नया बताया कि जो मुकदमात बनाने की, जी कुछ को गायब करो, चंद दिनों के लिए गायब करो, बाद में मुकदमात वापस ले लो, बाद में अदालतें भी वापस ले लें। तो ये बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए अपोजिशन को, बहुत ही मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके विदाउट
वेस्टिंग अ मोमेंट, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके जनाब इस तरह की एक पिटीशन करें और वहां से फौज की सिक्योरिटी मांगे, फुल प्रूफ, जहां जहां लोग हैं उनको कहें कि जी अदम इत्मीनान के दिन भी वो जब वो लम्हा हो तो आर्मी की सिक्योरिटी में, पाक आर्मी की सिक्योरिटी में, पाक फौज की सिक्योरिटी में वो आएं, यहां पे वोट डालें, अपना फर्ज पूरा करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसको। लेकिन वो कहते हैं ना कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बंदा है, अच्छा ये एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो पूछते हैं मुझसे, मैं क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगाता होता, मैं किसी चीज़ को ले, आपने देखा होगा मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी बहुत कम लिखता हूँ, आमतौर पर मुझे याद रह जाते हैं, तो वो कोई चीज़ें ना मिस हो जाती हैं। तो कोई क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जनाब ये बात ये है कि खान साहब क्यों नहीं छोड़ रहे इक़्तिदार। भाई बात यह है, उनको भी मालूम है, आज अरशद शरीफ साहब ने भी उनको अलर्ट किया है कि जी ये है तो अपोजिशन वाले तो आप पे मुकदमात बनाएंगे। उन्होंने कहा हाँ जी मुझ पर बनाए हैं, पहले झूठे बनाए हैं, अब भी झूठे बनाएंगे, ये मेरी किरदार खुशी करेंगे। सर अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो मेरी इतलात के मुताबिक अब की बार बहुत बड़े बड़े करप्शन के घपलों के मुकदमात तैयार हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए। उससे ऑनवर्ड आपने किसी के बेटियों बहनों को तक नहीं छोड़ा और आपने उन पर भी वो बनाया और उनको फिर अदालतों ने बाइज्जत बरी भी किया और बेल्स भी दी। तो इस वजह से बहुत ही पक्के हाथ डलने वाले हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो फेस सेविंग वाली बात कि जी मुझे फेस सेविंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सारा कुछ जो कह रहे हैं ना कि हम बाहर निकल के तो ये करेंगे और असद उमर साहब हम चुप नहीं बैठेंगे और हम ये करेंगे, हमको भूचाल मचा देंगे। ये हुकूमत में भूचाल मचाना और होता है, अपोजिशन में और होता है। पहले आप भूचाल मचाते रहे तो आप मुबैना तौर पर जनरल पाशा के जोर पे मचाते रहे, अगर पहले आप भूचाल मचाते रहे तो आप मुबैना तौर पे जनरल ज़हीरुल इस्लाम के जोर पे मचाते रहे, पहले आप जलसे करते रहे तो आप बैसाखियों के जोर पे करते रहे, पहले आपने इलेक्शन जीता तो आपने मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के जोर पे, कंट्रोल टावर के जोर पे जीता, जो कि आजकल एक बच्चे को भी पता है। अब उसके बाद जब आप करके देखेंगे तो फिर लग पता जाएगा कैसे जलसा किया जाता है और लग पता जाएगा कि आप उसके बाद कितने दिनों के बाद अडियाला जाते हैं। सूरत हाल ये है, सूरत हाल बहुत गंभीर है। पंजाब में भी कल असम्बली का इजलास है, पंजाब असम्बली का, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी मेरे पास खबरें हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो खबरें भी आपको दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ ज़रूर कीजिएगा परवरदिगार पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की कौम पर, जमहूरियत पर, पार्लिमानी निज़ाम पर, सिविलियन सुप्रीमेसी पर और कानून और आइन की हुक्मरानी पर अपना खसूसी करम नाजिल फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।